तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज करंट अफेयर्स डेली में। परीक्षा मंथन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। डेली की तरह से आज भी हम अपने 10 एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो बिना किसी रुकावट, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। और पहला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, गुस्तावो पेट्रो ये किस देश के नए राष्ट्रपति हाल ही में बनाए गए हैं? चार ऑप्शंस आपके सामने, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया, इजराइल या सोमालिया। और आंसर हो जाएगा आपका कोलंबिया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं गुस्तावो पेट्रो जो कि अभी नए राष्ट्रपति बना दिए गए हैं हमारे कोलंबिया के। देखिए कोलंबिया जब आप देखेंगे मैप में तो इस बार के यूपीपीसीएस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी एक ऑप्शन था जिसमें से आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा इसमें से कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है, और आंसर इसका पराग्वे था। ओके, तो क्वेश्चन में से आप ध्यान में रखते रहेंगे बोलीविया, ये जिसको हम लोग बोलते हैं कोलंबिया, कोलंबिया जिसकी कैपिटल क्या है बोगोटो, ये एक लैंड ऑफ कंट्री नहीं है, पहली बात तो ये जान लीजिए। एंड वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट नेता पहली बार गुस्टावो पेट्रो के रूप में देश के राष्ट्रपति के पद में चुने गए हैं। इसके अलावा बताया जाए तो 50% से अधिक वोट इनको मिले हैं एंड रोडोल्फो हर्नांडेज को हरा करके इन्होंने ये पोजीशन हासिल की है। हालांकि अब कोलंबिया की मैप को आप देखोगे तो इसके ऊपर आता है मैक्सिको। मैक्सिको में बहुत ज़्यादा ओपियम सप्लाई होता है, यानी कि अफीम वगैरह की सप्लाई होती है, और इससे बचने के लिए अमेरिका ने तो अपनी पूरी फेंसिंग करवा रखी है, लेकिन इधर की जो कंट्रीज़ हैं इन सारे कंट्रीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो खैर यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे अपने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, जिसका सबसे बड़ा देश हमें ब्राज़ील दिखाई देता है। ये जो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है पॉइंटर पर देखिए, ये पूरा पोर्शन है ब्राज़ील का, और सिर्फ दो कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो कि इससे बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं, कि आपका इक्वेडोर एंड सेकेंड वन इज आपका चिली हो जाएगा। तो इन दोनों कंट्रीज़ का नाम याद रखें, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। एंड आगे की बात करते हैं, इसमें अभी एक और नाम याद रखेंगे, फ्रांसिया मर्केज जो कि पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनाई गई हैं कोलंबिया की। तो ठीक है, और सारे नामों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, जोस रामोस होर्टा ये पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति चुने गए हाल ही में। यून सुक यूल साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट। रोड्रिगो चाव्स कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट चुने गए। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के प्रेसिडेंट चुने गए। और जब बात करेंगे हम प्राइम मिनिस्टर की, तो एलिजाबेथ बोर ये फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। आपसे एक क्वेश्चन है, फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड नेक्स्ट है रॉबर्ट गोलोब जो कि स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इसी के साथ एंथनी अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए, और हमजा अब्दी बर्रे जिसके बारे में मैंने आपको लास्टली क्लासेस में बताया था, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है, कुछ और बातों को हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने ये जो मैप है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसका? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जो इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एक बात बता दूं आपको, इसराइल की हाल ही में क्या है, अभी गवर्नमेंट गिरा दी गई है यहाँ पे नफ्ताली बेनेट की, और यहाँ पे आइडिया लगाया जा रहा है कि शायद अगला जो प्रधानमंत्री हो इसराइल का, ये पुराने प्राइम मिनिस्टर यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की ही सरकार बन जाए। तो खैर देखते हैं क्या होगा, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में जारी रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? देखिए ये रिन्यूएबल हो गया, ये रिन्यूएबल होगा, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जा रही है, और इसमें भारत की पोजीशन आई है थर्ड। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए है, सेकंड पे आ जाता है आपका चाइना, एंड फर्स्ट नंबर पे रिन्यूएबल एनर्जी में पूरी तरीके से चाइना फर्स्ट पे है, सेकंड पे हमारा अमेरिका है, और थर्ड पे हमारा भारत आ जाता है। बात करें भारत की पूरी प्रदर्शन के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने इधर भी देखा जितने भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ चीजें भी जान लेते हैं। चीन फर्स्ट पे था, यूएसए सेकंड पे, एंड भारत की पोजीशन थर्ड है। और इसी की तरह जब आप देखेंगे कार्बन उत्सर्जन की स्थिति, तो इसमें भी चाइना फर्स्ट पे है, यूएसए सेकंड पे है, और भारत की पोजीशन थर्ड पे आ चुकी है। आगे बात की जाए इसके जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता इस समय हाल ही में जो जारी किया गया है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और ये इसका 17वां संस्करण था। आगे की बात करें तो यही आपके भारत के प्रदर्शन की बात की गई है। अक्षय ऊर्जा में 2021 में चीन और रूस के बाद थर्ड नंबर पे भारत आया। पन बिजली मतलब हाइड्रो पावर की बात की जा रही है। 2021 में 843 मेगावाट की हाइड्रो पावर वृद्धि के साथ भारत ने अपनी पोजीशन 45.3 गीगावाट की कर ली। सौर फोटोवोल्टिक क्षमता में भारत भी अच्छा प्रदर्शन करना है। और ये सारी चीजें देखने के बाद हम देख लेते हैं भारत के और कौन कौन से मिशन चल रहे हैं। जैसे कि
भारत का NSM जिसे नेशनल सोलर मिशन के नाम से जानते हैं, इसको एक चलाया गया। इसके बाद सतत मिशन जिसके बारे में आपने सुना, ईंधन की नीति, जैव ईंधन नीति, एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। फ्रांस और भारत के संगठन रूप से यानी कि संगठित रूप से इसको स्टार्ट किया गया था COP21 जो कि 2015 में पेरिस में हुआ था, फ्रांस की कैपिटल। एंड लघु जल विद्युत SHP जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हाइड्रो पावर, एंड राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन NHEM, इसको ध्यान रखते रहेंगे। ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं भारत की जो कि भारत की पोजीशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाते जा रहा है। वेट, कुछ और बातें भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजस्थान की बात की जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन रिपोर्ट में राजस्थान की पोजीशन फर्स्ट नंबर पे आई थी। बात करें बिहार की तो एथेनॉल प्लांट लगाने वाला भी मोटे अनाज पर आधारित एथेनॉल प्लांट लगाने वाला बिहार जो है पहला राज्य हो गया था। इसके अलावा जब आप बात करेंगे असम की तो असम में अभी हाल ही में प्योर हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना किया गया, अभी हाल ही में एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। इसके अलावा ISA के बारे में तो हम लोगों ने डील ही कर लिया। तमिलनाडु भी अपना ऊर्जा द्वीप बनाने जा रहा है डेनमार्क की सहायता से गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी में। और बात की जाए जर्मनी तो जर्मनी और इंडिया के साथ हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स को गठित किया गया है। ये सब कुछ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट था जिसको आप लोग याद करते रहेंगे कि एक बार रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? और बहुत ही कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे हो गई मॉलडीव्स में, जैसे कि अटैक्स हुए थे इंडियन एम्बेसी के ऊपर। खैर उसको भी हम लोग डील करेंगे, थोड़ा पहले देख लेते हैं। 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और आपसे एक और जियोग्राफिकल क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे लंबा दिन होता है हमारा 21 जून को, और 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे भी इसी वजह से मनाया जाता है। एंड आगे की बात की जाए तो 2014 में PM नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UN असेंबली की बात, जनरल असेंबली की बात करते हैं, इसकी पहल की थी। 11 दिसंबर 2014 को UN महासभा ने इस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित भी किया था। 193 सदस्य देशों में से 177 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव को पूरी तरीके से मंजूरी दी थी। देखिए 193 कंट्री हैं टोटल UN की, और 193rd कंट्री है इसमें साउथ सूडान जो कि दक्षिणी सूडान के नाम से जाना जाता है, नव निर्मित एक कंट्री है। ओके, आगे की बात कर लें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तो आपके लिए मॉलडीव्स की एक खबर है। मॉलडीव्स में इंडियन एम्बेसी के पास कुछ इंडियंस थे जो कि अपने योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ मॉलडीव्स के भी लोग थे। एंड वहाँ पे एक संगठन आकर के क्या है अटैक कर देता है, और इस अटैक की जिम्मेदारी कुछ संगठन लेते हैं। बट मॉलडीव्स की गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से एश्योर किया है कि ये किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं, एंटी गवर्नमेंट लोग हैं ये, और इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो खैर रूमर्स में मत उड़िएगा, ये पूरी तरह से चाइना और पाकिस्तान का एजेंडा ही दिखाई देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। थीम की बात आप ध्यान रखते रहिएगा, थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के लिए योग। ये इस बार 2022 की थीम है, पिछली बार भी यही थीम था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये कहाँ बनाया जाएगा? चार ऑप्शन है आपके, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड गुजरात। और आंसर को जब आप देखेंगे, देखिए डार्क स्काई नेशन पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। लद्दाख में इसको हाल ही में क्या है बनाया गया है, और लद्दाख के साथ ही हम जब बात करेंगे आगे की तो इसमें चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है। चांगथांग आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको देख सकते हैं। हॉनले एक एरिया पड़ता है लद्दाख में, और यहीं पे चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका एक हिस्सा भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व बनने के लिए तैयार कर दिया गया है। और डार्क स्काई सेंचुरी होती क्या है, इसमें ऊर्जा खर्च किए बिना यानी बिना एनर्जी खर्च किए और दूसरे एरियाज को बिना पॉल्यूटेड किए, बिना प्रदूषित किए, बगैर जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे पूरी तरह से नेचुरल व्यवस्था होती है, दिनों या रातों पूरी लाइटिंग यहाँ पे हमेशा पड़ती रहती है। स्वाभाविक तौर पे अंधेरा और सितारों की प्रकृति से यहाँ पे रोशनी की जाती है। ओके, खैर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग अक्सर याद भी करते हो कि भारत का दुनिया का पहला डार्क स्काई नेशन कौन सा है? तो डार्क स्काई नेशन उसका न्यू हो जाएगा, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का सबसे नया सदस्य भी हाल ही में जुड़ने वाला सदस्य है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जिसके टोटल मेंबर्स हैं 68, और 68वां मेंबर ही ये न्यू बना था। लद्दाख को देखेंगे मैप में, ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये कारगिल वाला भी, इंक्लूडिंग ये ग्रीन वाला पोर्शन भी, ये सारे एरियाज आ जाते हैं हमारे लद्दाख के पोर्शन में। जिसमें से ये पोर्शन आप देखते हो ये POK का पोर्शन है। इधर के पोर्शन को आप देखोगे ये अक्साई चीन है, चाइना ने पूरा कवर कर रखा है। एंड इधर के पोर्शन को आज़ाद कश्मीर के नाम से बोलते हैं पाकिस्तान में। खैर सारा एरिया कश्मीर का ही है, तो खैर इधर कश्मीर हो जाएगा आपका, और ये सारे पूरे लद्दाख वाले पोर्शन, तो इसको भी आप ध्यान में रखते रहेंगे। लद्दाख के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, लद्दाख के अभी हाल ही में राजकीय पशु और पक्षी डिसाइड किया गया था। लद्दाख के राजकीय पक्षी के रूप में ब्लैक नेक क्रेन यानी कि काली गर्दन वाला सारस, और राजकीय पशु के रूप में स्नो लियोपार्ड यानी हिम तेंदुआ को चुना गया था। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर यानी कि राधा
कृष्ण माथुर। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट आप लद्दाख का ये देख रहे होंगे, यहीं पे पैंगोंग लेक पड़ता है। पैंगोंग लेक इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। एंड यहाँ पे भी 4G की सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई है रिलायंस के द्वारा। इसके अलावा बात करेंगे तो 19,300 फीट की ऊंचाई पे उमलिंगला दर्रे पर भारत का सबसे ऊंचा, भारत का क्या, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल सड़क यही लद्दाख में ही बनाया गया था। ओके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट नोएडा में जो बनाया गया है, ये भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कर्नाटक की बात की जाए तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटका में ये भी हाल ही में स्टैब्लिश किया गया। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में, पहला डायनासोर पार्क महिसागर में। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो भारत में पहली बार हुए हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड है एंड बुक इज इंपॉर्टेंट, सो मच इंपॉर्टेंट आपके लिए। हाल ही में लॉन्च एक पुस्तक हुई है जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी के नाम से जानते हैं। और ये द अनटोल्ड स्टोरी, ये जो बुक है ये किसने लिखी है, ये क्वेश्चन है आज का। एंड ऑप्शंस में से आंसर हो जाएगा आपका कौन, राम बहादुर राय। देखिए राम बहादुर राय ने अभी हाल ही में अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी इस नाम से रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अनसुलझे अनकही कहानियां, इनके बारे में इसकी बात की गई है। खैर हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ अनकही कहानियां राम बहादुर राय ने लिखी है। नरेंद्र मोदी ने इसका क्या विमोचन किया था, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया था। विनोद कार्डिक का नाम याद रखते रहेंगे, अभी हाल ही में इन्होंने क्या है स्पोर्ट्स पे, खैर बिजनेस स्पोर्ट पे इन्होंने पहली बुक अपनी लिखी थी। कौन सी बुक थी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्मृति ईरानी ने अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया था लाल सलाम के नाम से। और रघुराम राजन जो कि हमारे एक्स आरबीआई के चीफ रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया था। इनका एक बुक था जिस बुक का नाम क्या था, द थर्ड पिलर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, एक बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गीतांजलि श्री की, द टॉम ऑफ सैंड, जिससे कि बुकर पुरस्कार इस बार का दिया गया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थे जिसको आप लोग याद कर लेंगे। ऐसे एक नाम आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग कुछ चीज़ों को डील करेंगे, क्या क्या डील कर सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग डील करेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा देखना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितने दिनों में बन के तैयार हुआ, 2 साल 11 महीना 18 दिन में बन के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हमारी हुई थी 9 दिसंबर में 1947 में हुई थी पहली बैठक, 46 में सॉरी। एंड दूसरी बैठक इसी के एक दिन बाद 2 दिन बाद होती है 11 दिसंबर को, जबकि पहले स्थायी सदस्य चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर की बात मैं कर रहा हूँ, ये पहली बैठक जो हुई थी इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को पहले अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। इसको आप याद करते रहेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत से टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक बना है। टूटे चावल यानी कि ब्रोकन राइस का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन के सामने आया इस बार चाइना। देखिए एक बार बोलोगे वेट सर, चाइना तो सबसे बड़ा उत्पादक है स्टील का और चावल का, आपने बताया था, तो ये सबसे बड़ा इंपोर्टर कैसे हो गया, इसको चावल की जरूरत कैसे पड़ गई। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो टूटे हुए चावल हैं, ये ब्रोकन राइस, ये इंडिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है चाइना। वजह क्या है, इनके कुछ जो नूडल्स होते हैं, सिर्फ नूडल्स ही नहीं, इनके नूडल्स और वाइन, इनके उत्पादन के लिए इनको ऐसे चावल चाहिए होते हैं जो खड़े हों या फिर टूटे हुए हों, उससे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं इसमें। तो ये ऐसे चावलों को यूज़ करते हैं नूडल्स और वाइन के उत्पादन में, जो कि चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। ओके, तो इस बार चाइना को 7.7% का पूरा टोटल जो है इंपोर्ट किया गया है, चाइना ने आयात किया है इसका, और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी बन गया है चाइना। तो खैर इसको आप याद रखते रहेंगे। आगे कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि फैक्ट्स की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे चावल उत्पादन में चाइना फर्स्ट नंबर पे है, भारत सेकंड नंबर पे आ जाता है। एंड इसके अलावा जब बात की जाए निर्यात की, तो स्टील के उत्पादन में भी चाइना फर्स्ट पे है और भारत भी फर्स्ट नंबर पे रहा है। बात करें भारत से जो एक्सपोर्ट हुआ था गेहूं का, कहाँ पे हुआ था इस बार टर्की के लिए एक्सपोर्ट किया गया था, बट टर्की ने उसको बैन कर दिया और इजिप्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरह से। और फूड सप्लाई की बात की जाए तो फूड सप्लाई में भारत अरेबियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा फूड सप्लाई करता है, ये एक रिपोर्ट में हाल ही में बताया गया था। बात कर लेते हैं चाइना की, तो चाइना जिसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव हाल ही में चर्चा में था, बॉर्डर रोड जिसको हम लोग बेल्ट रोड इनिशिएटिव कहते हैं, BRI कहते हैं। एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए G7 ने अभी हाल ही में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी कि B3W को लॉन्च किया था। बात करें यहीं पे इनकी जो कैपिटल है बीजिंग में हेडक्वार्टर है SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अध्यक्ष हाल ही में झांगमिंग को बनाया गया। एंड AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल बैंक, जिसको AIIB के नाम से जानते हैं, इसका भी हेडक्वार्टर बीजिंग में ही है। इसके उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में उर्जित पटेल को चुना गया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं, इराक जो है ये सबसे बड़ा निर्यातक है भारत को क्रूड ऑयल का, और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक जो भारत को हो गया है क्रूड ऑयल का, ये हमारा रूस हो गया है। किसको पछाड़ के? तो सऊदी अरब को पछाड़ के। और सिंगापुर की बात की जाए, देखिए सिंगापुर क्या है, एफडीआई जो भारत में निवेश होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके मामले में सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा एफडीआई इस बार भारत में किया है। एंड बात करें मलेशिया एंड इंडोनेशिया को भी, यहीं पे हम डील करते चलते हैं। इंडोनेशिया ने सभी तरह के पाम ऑयल्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, और इंडोनेशिया को पछाड़ते हुए मलेशिया से सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का इस बार इंपोर्ट हुआ था भारत के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है, सबसे ज़्यादा बेस्ट एयरपोर्ट बना है? ये है हमारा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कतर से बिलोंग करता है। देखिए कतर जो कि अभी हाल ही में जो कि आपने सुना भी था, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, बीजेपी के एक लीडर ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी थी प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, एंड उसके बाद से कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और कतर में बहुत जगहों पे विरोध भी हुए थे, हालांकि सरकार भारत के पक्ष में बाद में आ गई थी। खैर, यहाँ पे हम बात करते हैं कतर का ही ये हमाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया, और ये फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में इसको घोषणा की गई। फर्स्ट नंबर पे हमाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आया, जो कि हमाद यानी कि कतर से बिलोंग करता है। सेकंड नंबर पे जो आया टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ऑफ कोर्स ये जापान से बिलोंग करता है। एंड सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, ये थर्ड नंबर पे आया था। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की पोजीशन आप याद रखते रहेंगे। कुछ यहाँ पे पोजीशन है कतर की, यूएई के पास में, सऊदी अरब के पास में कुवैत आ जाता है, यहाँ बहरीन आ जाता है, ईरान के नीचे। तो ये कुछ एरियाज को आप देख सकते हैं जो कि हमारे सऊदी अरेबियन प्रायद्वीप, जो अरेबियन जो हमारा प्रायद्वीप है, यहाँ पे कुछ बिलोंग करता है, तो इसको आप याद रखें। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का यानी कर्नाटका का, अभी हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया में सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के रूप में इसी को घोषित किया गया है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा हम लोगों ने पढ़ दिया। इस्तांबुल हवाई अड्डा की बात की जाए तो इसको खरीदारी और परिवार अनुकूल हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और चांगी हवाई अड्डा की बात की जाए तो ये आपका कर्मचारी सेवा और विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना जाता है। टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा, ये जो है सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में माना जाता है। ओके, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, हाल ही में बालिका पंचायत प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? चार ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। और आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा गुजरात। ओके, गुजरात ये जो ऐसा मतलब हालांकि पिछले बार ही इसको स्टार्ट किया गया था, इस बार ये और ज़्यादा आगे चला गया है, और अभी इसके बारे में आप पढ़ेंगे जब 2021 में ही कच्छ जिले के कुनारिया गांव में बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर के स्टार्ट किया गया था। इसको उद्देश्य क्या था कि फ्यूचर में जो पंचायती चुनाव है, या फिर पॉलिटिक्स की बात की जाए, पॉलिटिक्स में एंड सामाजिक कार्यों में, सोसाइटी वगैरह में महिलाओं या बालिकाओं के विकास को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेना, ये सारी चीज़ों को थोड़ा उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव इसको लगा करके स्टार्ट किया गया था। प्रबंधन का काम इसमें 11 से 12 साल की, 11 से 21 साल की जो भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, इनके लिए किया गया। एंड आगे की बात की जाए तो कुनारिया, मस्का, मोटागुआ, वटसर, कुछ 4 गाँव में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको स्टार्ट किया गया है, ताकि इससे देखते हैं कि गर्ल्स की जो सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो इंश्योर होती है, यानी ये इसमें देखने के लिए स्टार्टिंग की गई है। कक्ष को आप देखेंगे, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। एंड इसके अलावा कक्षानंद भी इससे बिलोंग कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे आप। आगे बात करें तो यहाँ पे 4 नेशनल पार्क हैं कुछ इंपॉर्टेंट, गिर नेशनल पार्क, बंसता नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क एंड मैरिन नेशनल पार्क। और कुछ इंपॉर्टेंट जो कि हम लोगों ने कल ही डील कर लिया था गुजरात के बारे में, जैसे कि आपको बताया था मैंने कौन सा, सूरत की बात की थी, ताप्ती नदी के किनारे है, उकाई परियोजना प्रसिद्ध है यहीं पे, और यहीं पे अभी पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला जो स्टेशन है ये यहीं पे बन करके तैयार हो गया, पूरी तरह से तैयार हो गया। ओके, अहमदाबाद भारत का सबसे बड़ा, भारत का क्या दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसको हम लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं, अहमदाबाद में स्टैब्लिश किया गया। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, एंड इसी के पास एक धोलेरा, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। क्या इंपॉर्टेंट था धोलेरा के बारे में, क्या इंपॉर्टेंस थी धोलेरा की, इसको आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कल की जिसने क्लास देखी जरूर आंसर कर देना आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कितने राज्यों के हाई कोर्ट्स के नए मुख्य न्यायाधीश यानी नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है? 4, 5, 6 या फिर 8? और आंसर हो जाएगा आपका 6। देखिए 6 राज्य हैं जहां के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीसीएसजी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं।
तो जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जैसे कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। जस्टिस विपिन सांघी उत्तराखंड हाई कोर्ट से, जस्टिस उज्जवल भुइयां तेलंगाना हाई कोर्ट से, जस्टिस अहमद अहतेशम सैयद हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट, एंड जस्टिस सिंधे संभाजी शिवाजी राजस्थान हाई कोर्ट से, जस्टिस रश्मि मनहर भाई छाया ये गुवाहाटी हाई कोर्ट से। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनको आप लोग यहाँ पे रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। खैर क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ और चीजें आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या है, ये 6 आपके जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं प्रेजेंट टाइम में, और टोटल हाई कोर्ट्स की संख्या आपको पता होगी। 25 हाई कोर्ट हैं प्रेजेंट टाइम में पूरे भारत में, और 25 हाई कोर्ट्स में बात की जाए तो भारत का पहला हाई कोर्ट कोलकाता का था, जो कि 1862 में बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और 25वां जो हाई कोर्ट हाल ही में बन के तैयार हुआ ये अमरावती हाई कोर्ट है, अमरावती हाई कोर्ट, इसको आप याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन क्या है, आगामी फुटबॉल। देखिए आगामी फुटबॉल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसके अलावा हम बात कर लें थोड़ी सी, एक न्यायाधीश जो हमारे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो तेलंगाना हाई कोर्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे तेलंगाना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थी, इनका नाम क्या था, हिमा कोहली, जो कि पहली महिला चीफ जस्टिस हुआ करती थी, ठीक है। आगामी फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि 2026 में इसका जब आयोजन होगा तो कहाँ किया जाएगा, क्योंकि 2022 का जो आयोजन किया गया ये कतर में आयोजित किया गया था। और क्वेश्चन ये है 2026 का आयोजन, तो ये उपरोक्त सभी यानी कि टोटल जो हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट दिखाई देता है, इसमें 3 कंट्रीज हैं आपकी, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। तो कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको तीनों कंट्रीज होस्ट करने वाली हैं इसको। और इसमें बात की जाए तो अमेरिका के 11 शहर, मैक्सिको के 3 शहर और कनाडा के 2 शहर होस्ट करेंगे। 23वां संस्करण है ये, 48 टीम भाग लेगी, यानी कि टोटल नॉर्थ अमेरिका इसको पूरी तरीके से होस्ट करने वाला है। ओके, आगे बात कर लें हम अगर फीफा की, तो 1904 यानी 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इन 3 कंट्रीज में अब ये होस्ट होने वाला है क्या, 2026 में। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक के बारे में मैंने आपको बताया था। 2020 यानी टोक्यो 2020 होस्ट किसने किया था, जापान। 2021 में हुआ था, जापान के टोक्यो में हुआ था। इसी तरीके से जब हम टोक्यो को 2024 में देखेंगे तो ये कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। फिर 4 साल के बाद यानी 2028 में इसको आयोजित किया जाएगा लॉस एंजल्स, जो कि यूएसए में है। एंड 2032 4 साल बाद ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और फिर 4 साल बाद यानी कि 2036 में इसका आयोजन भारत में गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में होने की संभावना ज़्यादा देखी जा रही है। खैर चलिए आज के क्वेश्चंस पूरी तरीके से कवर होते हैं। एंड इसके बाद हम आज के कल के होमवर्क को देख लेते हैं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही आंसर आपने किया। कुछ डिटेल भी लिख सको तो आप लोग वो भी डाल सकते हो। आज का होमवर्क क्या है सर, आज का होमवर्क है हाल ही में कर्नाटका के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बीएस पाटिल, पीसी घोष, पीके मोहंती या शक्तिकांत दास। जो भी आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वेट करूंगा आपके आंसर का। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।